नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं और यह जो करंट अफेयर्स है, यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले अपर क्विट एग्जाम 2024, आरओ एआरओ 2023, एसपीएससी, यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का अंक देखते हैं, जैसा कि आज 24 मई 2024 से इसमें सबसे पहला देखते हैं, वो है जो है संपादकीय में जो आर्थिकी है उस पर कवर करते हैं इसको। तो इसमें पहला आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार बंदरगाह, डॉक्टर सुजीत सिंह का ये एडिशन लेख है, नई दुनिया संबंधित है। इसमें नई दुनिया में दिया गया था। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो चाबहार बंदरगाह समझौता वैश्विक भू राजनीति में भारत को बढ़त दिलाने के साथ विदेशी व्यापार और निवेश को भी बढ़ाएगा। यह मेंस एग्जाम में निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं, साथ ही मेंस एग्जाम की आर्थिकी से भी संबंधित यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा। तो इसमें देखते हैं, तो यह चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन और परिचालन के लिए समझौता किया। ईरान में स्थित, इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है, ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि जो है चाबहार चूंकि ईरान में है और ये विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में होगा। और इसमें देखें तो यह समझौता वैश्विक, यह जो समझौता है इसको देखें, यह समझौता वैश्विक भू राजनीति में ही नहीं भारत को बढ़त दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम होगी, तो दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत के लिए इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और दूसरा, पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई, जब चाबहार में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेइज्जती टर्मिनल को विकसित करने का समझौता भारत ने किसके साथ किया, ईरान और अफगानिस्तान से त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया है, जिसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होता है। हालांकि इसके कारण भारत अस्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अब इस समझौते का नवीनीकरण प्रत्येक 10 साल बाद होगा। इस संदर्भ में भारत अब व्यापार की दीर्घकालिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश से अरब देशों में यह संदेश भी गया है कि भारत एक बदलता हुआ बड़ा निवेशक देश है, जो आधारित संरचना का निर्माण करने में भी सक्षम है। भारत के सभी बंदरगाहों से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे आगे देखें तो सड़क एवं रेलवे ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उससे आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर देखें तो इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए 7,200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह बहुउद्देशीय परिवहन मार्ग है, जिसके द्वारा देखें कौन कौन से शामिल है, तुर्की, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचाया जा सकता है। वास्तव में चाबहार बंदरगाह का व्यापार मार्ग सिल्क रूट का विकल्प भी देता है, जो स्वेज नहर की तुलना में 40% दूरी कम करता है। इससे होने वाले व्यापार में न केवल 15 दिन का कम समय लगेगा, बल्कि 30% सस्ता होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी भारत को मिलेगा। इस मार्ग का प्रयोग कर भारत अपनी व्यापार क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इस जुड़ाव से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। मध्य एशिया के संसाधन संपन्न नए बाजारों तक भारत की पहुंच भी बनेगी। ईरान सहित मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापार अनुपातिक रूप से बहुत कम होता है। तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस, कजाकिस्तान से यूरेनियम सहित यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है और कई महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। भारत भी दवा, मांस, यांत्रिक उपकरण, प्रसाधन सामग्री, गारमेंट्स, रसायन, कीटनाशक दवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, पर्यटन और IT आदि निर्यात को बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में भारत रुपए में व्यापार को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं की निर्भरता कम कर सकता है। चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफी बढ़ा है। भारत ने अमेरिकी दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से
25 से 30 अरब डॉलर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। बदलते समय में आर्थिकी अब राजनीति पर भारी पड़ रही है। चीन भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका भी कठोर रुख अपनाकर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। अब मध्य एशियाई यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त लॉजिस्टिक नीति को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जिससे इन देशों के साथ भारत के बीच संबंध और मजबूत हो सके। कुल मिलाकर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यानी इसमें निष्कर्ष को देखें तो कुल मिलाकर के चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है जो भारत की आर्थिक क्षमता को बल देने के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करेगा। इससे क्षेत्रीय समृद्धि और आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। लेखक जो है एक अर्थशास्त्री हैं, में ऐड करते हैं तो इसमें चाबहार बंदरगाह मुद्दे पर भारत के समर्थन में आया तालिबान। इसको देखते हैं। नई दुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली। अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान ने चाबहार पोर्ट को लेकर खुलकर भारत का समर्थन किया है। साथ ही यह भी संकेत दिया है कि अभी तक आयातित उत्पादों के लिए पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर पूरी तरह से निर्भरता अफगानिस्तान प्रशासन चाबहार पोर्ट को अपनाने को तैयार है। इसके साथ ही तालिबान ने पूर्व की अफगानिस्तान सरकारी कार्यकाल में भारत और ईरान के साथ वर्ष 2016 में किए गए 3 पक्षीय समझौते को मान्यता देने का संकेत दिया है। तालिबान की प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने चाबहार पोर्ट के बारे में एक विस्तृत बयान जारी किया। यह बयान भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के प्रबंधन को लेकर किए गए एक समझौते के बाद आया है। बताया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट को लेकर पूर्व में किए गए 3 पक्षीय समझौते को नए सिरे से लागू करने को लेकर भारत, ईरान व तालिबान के बीच वार्ता हो रही है। तालिबान में अफगानिस्तान के बीच वार्ता हो रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अभी इन तीनों देशों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तो यह बनता है इसमें, यानी यह है चिंता की बात, यानी चिंता की बात है। 2 दशकों में देश का 23.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र घटा है। एनजीटी ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुनवाई अगस्त में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो कि 2010 में इसकी स्थापना की गई थी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। तो इसमें देखते हैं एनजीटी ने केंद्र सरकार जवाब मांगा। सुनवाई अगस्त में होगी। असम समेत 5 राज्यों में 60% जंगल साफ। इसमें देख लेते हैं। तो भारत ने पिछले 2 दशकों में अपना 23.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र गंवा दिया है। लिहाजा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सोमवार मीन्स जो है यानी मई 2024 में सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC, भारतीय सर्वेक्षण SOI और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। खासकर सबसे हरे भरे क्षेत्र पूर्वोत्तर की हरियाली भी प्रभावित हुई। एनजीटी ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच NGFW की रिपोर्ट में दिए खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों को हवाला देते हुए कहा कि भारत में 2015 से 2020 तक प्रति वर्ष 6,68,000 हेक्टेयर वनों कटाई की दर थी, जो विश्व स्तर पर दूसरी सबसे अधिक है। एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर एस सेंथिल ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि सन 2000 के बाद से भारत ने वर्ष 2023 तक अपने 23.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हरे भरे वनों को गंवा दिया। एनजीटी ने इस बात पर ध्यान दिया कि रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW की डाटा का हवाला दिया गया है, जो उपग्रह डाटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वन परिवर्तनों को ट्रैक करता है। आंकड़े बताते हैं कि असम समेत 5 राज्यों में 60% वनों को काट डाला या अन्य तरीकों से नष्ट कर दिया गया। असम में सबसे अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ, जहां औसतन 66,000 हेक्टेयर वन काटे गए। वहीं असम में 3,84,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र साफ हो गया है। मिजोरम में 3,12,000 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड 2,59,000 हेक्टेयर और मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र साफ हो गया है। एनजीटी ने सोमवार को जारी आदेश के बाद ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त का दिन निर्धारित किया है। आगे इस करंट अफेयर्स को हमने देख लिया है। आगे इसमें देखते हैं तो यह बनता है ताइवान के आसपास चीनी सेना का जोरदार सैन्य अभ्यास बढ़ा। तनाव, इसको देखते हैं। तनाव, राष्ट्रपति यानी ताइवानी राष्ट्रपति बोले, हम बाहरी चुनौतियों के विरुद्ध आजादी और लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। यहाँ पर दिया गया है, इसको चित्र में देखें। ताइवान के एक छोटे द्वीप, यानी द्वीप भी इंपॉर्टेंट है। ताइवान के एक छोटे द्वीप पेंगिजिया, यानी पूछा जाता है पेंजिया कहाँ पर द्वीप है? ताइवान छोटा द्वीप पेंजिया के निकट गुरुवार को चीनी युद्धपोत है। अमेरिकी कमांडर ने कहा चीन अभी नहीं 2027 पर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो ये सब जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देखें तो यह है रूस में स्थित अमेरिकी संपत्ति की जब्ती के आदेश पर पुतिन ने किया हस्ताक्षर। ब्रिटिश हथियारों से वार हुआ तो ब्रिटेन पर हमला करेगा रूस। यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने पर दी चेतावनी। ये सब जानकारी दी गई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रूप से हम देख सकते हैं इसमें कि ताइवान के आसपास चीनी सेना का सैन्य अभ्यास रहा और यहाँ कहाँ पर किया गया है? ताइवान के छोटे द्वीप पेंजिया पर। तो यह है खार्किव पर रूस का हमला, 7 मरे।
अब देखते हैं इसमें जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो है स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना के बाद अब दूसरे चरण के कार्य होंगे तेज। तो इसमें देखते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहले देखते हैं यह नर्मदा तट स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में आकार ले रहा आचार्य शंकर का अद्वैत लोक प्रकल्प। आचार्य शंकर के अद्वैत लोक प्रकल्प का मॉडल चित्र सार्वजनिक संस्कृति विभाग द्वारा यहाँ पर यह चित्र देखा जा सकता है कि यह है। इसमें जो दर्शाया गया है चित्र में देखें तो 2200 करोड़ रुपए की परियोजना, 2200 करोड़ रुपए की परियोजना है और इसमें 36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है अद्वैत वन जो है 36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, यहाँ प्रतिमा दिखाया गया है। इसकी ऊंचाई देखें 108 फीट है। 30,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और इसमें देखें तो ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा नई दुनिया के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है। और इसको विस्तार से देखते हैं। खंडवा यानी मध्य प्रदेश की खंडवा जो है मध्य प्रदेश में स्थित खंडवा है, तो यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश में ही यह बनाया जा रहा है। तो भगवान ओंकार की नगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के बाद अब दूसरे चरण के विकास कार्य गति पकड़ेंगे। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की वजह से प्रतिमा स्थापना के बाद विकास कार्य रुक गए थे। 2200 करोड़ रुपए की इस परियोजना कार्य अब तेज गति से होगा। इसको हमने देख लिया संक्षेप में सारी जानकारियों को। यहाँ पर प्रतिमा स्थापना का लिया था संकल्प, यानी प्रतिमा स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये सब जानकारी इसमें दी गई है। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से वह देखते हैं तो यह बलिदानी वीर अब्दुल हमीद की माटी में चटक है राष्ट्रवाद का रंग, ये गाजीपुर का न्यूज है। इसमें जो वीर अब्दुल हमीद है इस पर भी कई बार प्रश्न पीटी एग्जाम में यूपीएससी पूछे गए हैं। यहाँ बलिदानी वीर अब्दुल हमीद की माटी में चटक है राष्ट्रवाद का रंग। युवाओं के हित में अग्निपथ योजना पर सरकार को करना होगा विचार, ये जानकारी मतलब यहाँ पर चुनावी रणनीतियों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से यह उत्तर प्रदेश का मैप है और इसमें ये जो है गाजीपुर है और गाजीपुर का धामपुर गांव है। तो यहाँ पर जो है यहाँ देखा जा सकता है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव धामपुर में बलिदानी पार्क में पत्नी रसूलन बीवी के साथ लगी प्रतिमा, ये उनकी पत्नी है और ये वीर अब्दुल हमीद है। इनका गांव देखें तो धामपुर गांव है गाजीपुर में। तो ये महत्वपूर्ण रहा विभूतियों के बारे में। यानी इसमें देख लेते हैं गाजीपुर जिला मुख्यालय गाजीपुर से चमचमाती सड़क पर 31 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद धामपुर गांव के सामने लगा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद द्वार देख बरबसी पग रुक जाते हैं। इस माटी के वीर सपूत ने अपने हौसले के दम पर अमेरिकी निर्मित टैंकों को RCNL गन से तबाहकर भारत मां की विधि पर अपने बलिदान को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया था। अब इसमें वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं और उसकी डिटेल व्याख्या भी यहाँ पर देखेंगे इसी वीडियो के अंक में। तो इसे यहाँ देखते हैं तो यह पहला जो वन लाइनर प्रश्न देखें तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जारी किया गया। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्या जारी किया गया? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। अगला हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की? IIT जयपुर में। अगला है IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स है। इसके बाद देखें तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो 22 मई को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगला इसमें देखें तो अगला यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में कितना समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह 55.07 सेकंड का समय लगाया। 55.07 का विश्व रिकॉर्ड है और भारतीय जो एथलीट महिला है पैरा एथलीट है दीप्ति जीवन जी ने इनके द्वारा बनाया गया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखें तो यह है हाल ही में किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो वे यूरोपीय देश जो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वे जॉन स्लेविन है। अगला देखते हैं तो अगला जो प्रश्न ऑनलाइनर टाइप है इसमें AFC महिला एशिया कप यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश की राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे है।
हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? तो ज्योति रात्रे बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शाह पुरस्कार सम्मानित किया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी है, और ये भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, और इनको खगोल विज्ञान प्रतिष्ठित यानी जो शाह पुरस्कार है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है, और ये जो है भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए दिया गया शाह पुरस्कार। टू लैम यानी यह जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? वियतनाम। यानी पूछा सकता है वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जनरल टू लैम बने हैं। इसके बाद छठवां, AFC महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2029 में उज्बेकिस्तान करेगा। इसके बाद ये हमने देखा कि IPL 2024 की क्वालिफायर 2 में किस टीम ने जगह बनाई है? ये राजस्थान रॉयल्स ने बनाई है। इस IPL जो 17वां संस्करण चल रहा है, जिसका जो है आज क्वालिफायर 2 है, जिसमें देखें तो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच होगा, और 26 को जो है IPL 17 का फाइनल होगा। 26 मई को संडे है, शाम को 7:30 बजे से लेकर के मैच स्टार्ट होगा, और जिसमें पहले ही जो है कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल पहुंच गई, और राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो आज मैच होगा उसके विजेता जो है वो 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL 17वें संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब जानकारी को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं। ज्योति रात्रे अभी मैंने देखा कि ये जो है भारत के सबसे उम्रदराज जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 55 वर्षीय रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, यानी कहाँ की रहने वाली है इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। कितने वर्ष की? 55 वर्ष की हैं। इससे पहले साल 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 1860 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। अगला देखते हैं, तो ये देखें जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ, उसमें ऑस्ट्रेलिया को जो मेजबानी मिली उसको देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप की 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। अगला देखते हैं, अगला वियतनाम के बारे में देखते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है इसको देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। वियतनामी संसद ने हाल ही में जनरल टू लैम को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया। उन्हें वियतनाम की संसद का नाम भी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। वियतनाम में एकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम शासन व्यवस्था। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। अगला देखते हैं, तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी के बारे में देखते हैं। को जो अवार्ड या पुरस्कार मिला उसके बारे में यहाँ जानकारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो खगोल विज्ञान क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार SHAW यानी शाह प्राइज से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कैलटेक में प्रोफेसर पद पर कार्यरत। उन्होंने अपनी PhD 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की थी। शाह प्राइज खगोल क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या जानकारी है, तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश में राजदूत के रूप में अपना कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर पराग्वे के राजदूत जोश अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी दक्षिण अमेरिका का जो है एक स्थलरुद्ध देश है पराग्वे। और जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के जो राष्ट्रपति हैं, UAE के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने पराग्वे के राजदूत को क्या किया, जो राजदूत हैं अगुरो एवला को प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। तो इसके बाद ये सब जानकारी जो है हम देख चुके हैं ऑनलाइन रूप में। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।